नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनील शॉर्ट हैंड में। तो आज हम लोग रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन लिखेंगे, जिसमें टोटल 800 शब्द हैं। तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। साथियों, मुझे विश्वास है कि आपने इन बातों पर विचार किया है और आपने इन विषयों पर कई प्रस्ताव स्वीकार किए हैं। हमें अपना उत्पादन बढ़ाना है, हमें अपनी राष्ट्रीय संपत्ति और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करनी है, और वह तभी संभव होगा जबकि हम अपनी जनता के रहन सहन के स्तर को ऊंचा कर सके। जहां तहां वर्तमान संपत्ति का अधिक न्यायसंगत वितरण करके हम स्थिति को कुछ सीमा तक ठीक कर सकते हैं। इसे करना चाहिए, परंतु यह इसलिए नहीं कि इससे रहन सहन का स्तर ऊंचा करने में विशेष अंतर आएगा। अंतर तो आएगा, लेकिन कुछ विशेष नहीं। लेकिन इसे करना चाहिए क्योंकि यह उन्नति के अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है, और यदि ऐसा नहीं होता तो यह भावना बराबर बनी रहती है कि लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, और तब वे जो काम करते हैं जी लगाकर नहीं करते। इसलिए यह सबसे पहले आवश्यक हो जाता है कि जहाँ कहीं भी घोर विषमताएं हो, वहाँ इन विषमताओं को कम करने के प्रयास में हम लगे। लेकिन अंत में अधिक संपत्ति सभी तरह के माल के अधिक उत्पादन से ही आएगी। अनुमानतः आप लोगों में से बहुत से बड़े बड़े उद्योगपति के प्रतिनिधि हैं, और मुझे संदेह नहीं कि बड़े उद्योग द्वारा उत्पादन आवश्यक है। लेकिन वर्तमान घटनाओं के प्रसंग में मैं कहना चाहूँगा कि जब हम उत्पादन की वृद्धि के विषय में बात करते हैं, वह चाहे अन्न का हो चाहे किसी दूसरे वस्तु का, तब यह आवश्यक है कि हम छोटे पैमाने पर होने वाले उत्पादन को भी खूब प्रोत्साहन दें। इस विषय पर प्रायः इस तरह विचार किया जाता है कि जैसे बड़े और छोटे पैमाने पर होने वाले उत्पादनों के बीच कोई स्वाभाविक संघर्ष हो। शायद इस तरह इस प्रश्न को और तरीके से सोचा जा सके, लेकिन संघर्ष के इस विचार को अलग रखकर यह मुझे स्पष्ट जान पड़ता है कि विशेषकर आजकल और संभव है आगे भी छोटे और बड़े दोनों को साथ ही चलना पड़ेगा। और खासकर स्व अल्पकालीन योजना के अंतर्गत आज सभी प्रकार की चीज़ों के छोटे पैमाने पर होने वाले उत्पादन को बहुत अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी तरह की चीज़ों की कमी है। इस समय हमारी वास्तविक आवश्यकता यह है कि ऐसा मानव वैज्ञानिक वातावरण उपस्थित किया जाए और एक प्रकार का संगठन हो जिसमें दोनों तरह के उत्पादनों के पारस्परिक संघर्ष का निपटारा हो सके। अब यह कि हम और दुनिया के साथ साथ कुछ संकटों का सामना कर रहे हैं, और साथ ही हमारी कुछ अपनी विशेष कठिनाइयाँ भी हैं, तो हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। जो पहला विचार किसी के मन में उठता है वह यह है कि टूटती हुई दुनिया में जो कि फिर एक विशाल संघर्ष की ओर बढ़ रही है, जितनी जल्दी हम भारत को अपने पैरों के सहारे खड़ा करते हैं उतना ही अच्छा है। इस समय हम अपना पूरा बल लगा सकेंगे। साथियों, कोई भी बड़े से बड़ा विशेषज्ञ भी यह नहीं कह सकता कि कब तक यह अनिश्चित शांति दुनिया में बनी रहेगी। हम आशा करते हैं कि बहुत वर्षों तक बनी रहेगी, लेकिन यह किसी समय भी भंग हो सकती है। और यदि ऐसा होता है तो आप अनुभव करेंगे कि सभी तरह की अप्रत्याशित बातें हो सकती हैं, और अगर शांति भंग हुई तो वह हमें ऐसा हिला देगी जैसा कि आज तक किसी अन्य बात ने हमें नहीं हिलाया। प्रश्न यह है कि इस आकस्मिक संकट का सामना हम कैसे करें। यह तभी हो सकता है कि हम किसी घटना के पहले आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि में एक दृढ़ संतुलित भारत का निर्माण कर ले, जिसका अपना काफ़ी ठोस रक्षा संगठन हो। यदि याद रखें ये कि आज रक्षा संगठन के क्या अर्थ हैं। लोग फौज और नौसेना और हवाई शक्ति की बात करते हैं। स्पष्ट है कि रक्षा का तात्पर्य इन से ही है, लेकिन फौज और नौसेना और हवाई शक्ति से कहीं अधिक रक्षा का अर्थ उद्योग और उत्पादन है। नहीं तो संसार के सिपाही भी भारत का कुछ भला न कर सकेंगे। लोग अनिवार्य फौजी सेवा की बात करते हैं। एक दृष्टि में मैं साधारणतः अनिवार्य फौजी सेवा के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं इस प्रकार के इसके पक्ष में हूँ कि यह जनता को कुछ अधिक अनुशासन सिखाएगी। शारीरिक उन्नति की दृष्टि से भी मैं इसके पक्ष में हूँ, लेकिन
अनिवार्य सैनिक शिक्षा की बात रक्षा की दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं रखती, क्योंकि वास्तविक समस्या यह नहीं है कि लोगों में युद्ध की मनोवृत्ति पैदा की जाए, बल्कि वह यह है कि उन्हें लड़ाई के साधन प्राप्त हों। समाप्त।